जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका उत्कर्ष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का जो टॉपिक रहेगा वो है ऊर्जा। ऊर्जा होती क्या है, तो परिभाषा से समझने की कोशिश करते हैं। कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, वर्क ऑफ कैपेसिटी, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। परिभाषा है कार्य करने की क्षमता, वर्क ऑफ कैपेसिटी ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा का एसआई मात्रक, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन एक वैज्ञानिक हुए थे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों में के संबंध बताने की कोशिश की थी, जिसे बोला जाता है द्रव्य ऊर्जा समतुल्यता का नियम। क्योंकि माना यह जाता है कि ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं सभी पदार्थों में ऊर्जा निहित रहती है, लेकिन किस पदार्थ में कितनी ऊर्जा निहित रहती है इसको लेकर अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक नियम दिया था, एक समीकरण दिया था, जिसे द्रव्य ऊर्जा समतुल्यता का नियम भी कहा जाता है। थोड़ा सा मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक नियम दिया जिसे द्रव्य ऊर्जा समतुल्यता, द्रव्य ऊर्जा समतुल्यता का नियम कहा जाता है। इस नियम में अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं सभी पदार्थों में उनके द्रव्यमान के हिसाब से ऊर्जा निहित रहती है। मतलब जिस पदार्थ का द्रव्यमान जितना ज़्यादा रहता है उस पदार्थ में उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा निहित रहती है, या वह पदार्थ उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा उत्सर्जित कर सकता है। इसको लेकर उन्होंने द्रव्य ऊर्जा समतुल्यता का एक नियम दिया, वह एक समीकरण E = mc² बताया। E का अर्थ होता है एनर्जी, M का अर्थ होता है मास या द्रव्यमान, और C का अर्थ होता है प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग। इस समीकरण के आधार पर उन्होंने बताया कि कोई भी पदार्थ जिसका द्रव्यमान जितना ज़्यादा रहता है उसमें ऊर्जा भी उतनी ही ज़्यादा निहित रहती है, वो उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा एकत्रित कर सकता है या उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा उत्सर्जित भी कर सकता है। इसे द्रव्य ऊर्जा समतुल्यता का नियम कहा जाता है। अब एक हेडिंग और है यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, तो वह ऊर्जा जो किसी कार्य को संपन्न करे, मतलब कार्य को संचालित करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे बोला जाता है यांत्रिक ऊर्जा। कार्य को संचालित करने के लिए, कार्य को संचालित करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। ऊर्जा की परिभाषा कार्य करने की क्षमता, वर्क ऑफ कैपेसिटी ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने द्रव्य ऊर्जा समतुल्यता का नियम दिया था, जिसका समीकरण E = mc² होता है। उनके अनुसार जिस पदार्थ का द्रव्यमान जितना ज़्यादा रहता है उसमें उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा निहित होती है, और ब्रह्मांड के प्रत्येक पदार्थ में कुछ न कुछ ऊर्जा ज़रूर निहित होती है। अब आगे यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, तो कार्य को संचालित करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा वह ऊर्जा जो कार्य को संपन्न कर दें उसे यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल ऊर्जा भी कहा जाता है। अब आगे दे रखा है ऊर्जा के प्रकार, टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो ऊर्जा के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, इसको काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। दूसरा जो प्रकार है वो है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, जिसे पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। दोनों में क्या अंतर है, तो सबसे पहले गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। गतिज ऊर्जा, परिभाषा लिख देता हूँ। किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा आ जाती है
उसकी गति के कारण जो ऊर्जा आ जाती है, उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। गतिज ऊर्जा कहा जाता है। गतिज ऊर्जा कहा जाता है। मतलब किसी भी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसे बोला जाता है गतिज ऊर्जा। जैसे एग्जाम्पल मैं आप लोगों को लिख दूं, तेज हवाओं में उपस्थित ऊर्जा, तेज हवाओं में उपस्थित ऊर्जा गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। बहते हुए जल में उपस्थित ऊर्जा, तो तेज हवाओं व बहते हुए जल दोनों में ही जो ऊर्जा निहित होती है, पाई जाती है, वो गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि उनकी गति के कारण ही उनमें ये ऊर्जा आती है, ऊर्जा उपस्थित होती है। गतिज ऊर्जा का सूत्र गतिज ऊर्जा पढ़ रहे हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र KE बराबर 1/2 mv² होता है। 1/2 mv², इसका अर्थ क्या होता है? तो काइनेटिक एनर्जी KE बराबर 1/2 mv²। m का मतलब होता है द्रव्यमान, m का अर्थ होता है द्रव्यमान, v का अर्थ होता है वेलोसिटी या वेग। तो किसी भी पदार्थ में या किसी भी वस्तु में उसकी गतिज ऊर्जा उसके द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होती है। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल करते हैं कि जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा, जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा, उसमें गतिज ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होगी। साथ ही जिस वस्तु का वेग जितना ज़्यादा होगा, उसमें गतिज ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होगी। सूत्र को एक बार और देखते हैं। KE काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। m का अर्थ द्रव्यमान होता है, मतलब जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होता है उसमें गतिज ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होती है। साथ ही v यानी वेलोसिटी, वेग, जिस वस्तु का वेग जितना ज़्यादा होता है उसमें गतिज ऊर्जा भी उतनी ही ज़्यादा होती है। जैसे कि मान लीजिएगा किसी को आप कंकड़ या पत्थर से मार रहे हैं, तो यदि आप स्लो पत्थर को फेंकेंगे तो सामने वाले व्यक्ति को कम चोट लगेगी, क्योंकि उस पत्थर में जो ऊर्जा थी, जो गतिज ऊर्जा थी, वो कम थी। लेकिन यदि आप उस पत्थर को तेज फेंकेंगे, उसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी और फिर वो किसी व्यक्ति को जाकर लगेगा तो उस व्यक्ति को चोट ज़्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि अब पत्थर पहले की अपेक्षा काफ़ी तेज़ गति से चल रहा था और उसकी गति तेज़ थी, उसका वेग ज़्यादा था, जिस कारण से उसमें जो उपस्थित ऊर्जा थी वो भी क्या हो गई? ज़्यादा। और उस ज़्यादा ऊर्जा के कारण सामने वाले व्यक्ति को नुकसान भी ज़्यादा होगा। इसी प्रकार से यदि आप छोटे कंकड़ की मारोगे तो व्यक्ति को कम चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि वस्तु या उस कंकड़ का द्रव्यमान कम था। द्रव्यमान कम होने के कारण उस कंकड़ की गतिज ऊर्जा भी कम थी, जो कि व्यक्ति को कम नुकसान पहुंचाएगी। यदि उस पत्थर की जगह पर आप ज़्यादा बड़ा पत्थर लें और उस ज़्यादा बड़े पत्थर की उसी चाल से फिर उस व्यक्ति को मारें तो उस व्यक्ति को पहले की अपेक्षा पर ज़्यादा चोट आएगी। क्यों? क्योंकि अब उस पत्थर का द्रव्यमान पहले की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ चुका है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा हो और वस्तु का वेग ज़्यादा हो तो उसमें उपस्थित गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा रहेगी। अब चर्चा करते हैं गतिज ऊर्जा के बाद दूसरे प्रकार स्थितिज ऊर्जा के बारे में। दूसरा प्रकार कौन सा है? वो है स्थितिज ऊर्जा। दूसरा जो प्रकार है वो स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? इंग्लिश में इसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो
मैं लिख देता हूँ स्थितिज ऊर्जा। परिभाषा है किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति विशेष के कारण स्थिति विशेष के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है, पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। तो किसी भी वस्तु में स्थिति विशेष के कारण जो ऊर्जा आ जाती है उसे कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। इसका सूत्र होता है PE बराबर mgh। m यानी होता है द्रव्यमान, मास यानी द्रव्यमान, g यानी होता है गुरुत्व जनित त्वरण तथा h का अर्थ होता है हाइट, ऊंचाई। अब पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा किस प्रकार से कार्य करती है, तो जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा रहता है उसकी स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। जिस वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व जनित त्वरण जितना ज़्यादा रहेगा उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। और जिस वस्तु की ऊंचाई जितनी ज़्यादा रहेगी उसमें P का मान भी उतना ही ज़्यादा रहेगा। अर्थात पोटेंशियल एनर्जी 3 बातों पर निर्भर करती है, वस्तु के द्रव्यमान के ऊपर, वस्तु की ऊंचाई के ऊपर तथा गुरुत्व जनित त्वरण के ऊपर। यदि एक सरफेस है, अब एक वस्तु को मैंने वस्तु ए को 10 मीटर ऊंचाई पर रख दिया और एक वस्तु बी को मैंने 20 मीटर ऊंचाई पर रख दिया, तो इन दोनों में ऊंचाई जिसकी ज़्यादा है उसमें P या पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। मतलब वस्तु B में वस्तु A की अपेक्षा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दुगनी रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा उसमें P का मान ज़्यादा, जिस वस्तु में गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व जनित त्वरण कोई भी वस्तु हो उस वस्तु को पृथ्वी जितने ज़्यादा वेग से अपनी ओर आकर्षित करेगी उसका P का मान उतना ही ज़्यादा रहेगा। साथ ही साथ जिस वस्तु की ऊंचाई ज़्यादा है उसमें स्थितिज ऊर्जा भी ज़्यादा रहेगी। स्थितिज ऊर्जा के एग्जाम्पल काफ़ी सारे हैं, जैसे कि बांध में इकट्ठे पानी में ऊर्जा, बांध में इकट्ठे पानी की ऊर्जा या पानी में एकत्रित ऊर्जा। एग्जाम्पल की बात करें स्थितिज ऊर्जा के बारे में तो पहला जो एग्जाम्पल है वो है बांध में इकट्ठे या एकत्रित पानी में जो ऊर्जा रहती है उसे बोला जाता है स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि बांध ऊंचाई पर है, उस पर यदि पानी इकट्ठा रखेंगे तो उसमें द्रव्यमान है तो द्रव्यमान भी एक फैक्टर होगा, कारक होगा। साथ ही गुरुत्व जनित त्वरण के कारण वो नीचे आना चाहेगा और ऊंचाई पर वो स्थित है, जिस कारण से बांध में एकत्रित जो ऊर्जा रहती है वह स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। साथ ही आप तीर कमान में यदि आप उसको खींचोगे तो खींचने पर जो ऊर्जा आ जाती है उसमें निहित होती है, वह भी स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी का उदाहरण है। साथ ही साथ यदि किसी स्प्रिंग को आप खींचते हो तो स्प्रिंग में उपस्थित जो ऊर्जा रहती है वो भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी का उदाहरण रहेगा। अब अभी तक जो पढ़ा तो सबसे पहले पढ़ा ऊर्जा। तो ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता, वर्क ऑफ कैपेसिटी ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। फिर पढ़ा यांत्रिक ऊर्जा। तो किसी भी कार्य को संचालित करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे बोला जाता है यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल ऊर्जा। फिर तीसरा जो अपन ने पढ़ा है वो पढ़ा है ऊर्जा के प्रकार। तो ऊर्जा मुख्यतः 2 प्रकार की, गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा में की परिभाषा थी किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा एकत्रित हो जाती है उसे बोला जाता है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब जिस वस्तु का द्रव्यमान और वेग ज़्यादा होता है उसमें गतिज ऊर्जा भी उतनी ही ज़्यादा रहती है। दूसरा प्रकार है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, अर्थात P बराबर mgh। तो जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा, गुरुत्व जनित त्वरण ज़्यादा और ऊंचाई ज़्यादा होगी उस वस्तु में पोटेंशियल एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा रहती है। अब अगला जो टॉपिक है वो है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा का जिक्र हो रहा है तो ऊर्जा से संबंधित एक नियम दिया गया है जिसे बोला जाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम।
इस नियम में कहा जाता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। मैं इस नियम को एक बार और लिख देता हूँ। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। अर्थात ऊर्जा को ना तो बना सकते हैं और ना ही ऊर्जा को समाप्त कर सकते हैं। अर्थात ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है वो सदैव नियत रहती है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा का केवल रूप परिवर्तन, ऊर्जा का केवल रूप परिवर्तन किया जा सकता है, रूप परिवर्तन किया जा सकता है। भागवत गीता में ये बात हजारों साल पहले ही बता चुके हैं। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि आत्मा ना तो मर सकती है और ना ही आत्मा जन्म ले सकती है। आत्मा केवल और केवल शरीर बदलती है। तो आत्मा है क्या? आत्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है। तो ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात ब्रह्मांड की जो कुल ऊर्जा है वो सदैव नियत रहती है, ना तो वो कम होती है और ना ही वह ज़्यादा होती है। अब इसी नियम के आधार पर ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण आते हैं। मतलब ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने के लिए कुछ उपकरण आते हैं जिनका जिक्र करते हैं, जैसे डायनेमो। तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आम भाषा में इसको इंजन के नाम से या डीजल इंजन के नाम से जाना जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में या कहीं पर भी कुछ उत्सव रहते हैं, शादी समारोह रहते हैं, तो उस समय पर लाइट जाने के डर से या लाइट जाने से जो असुविधाएं होती हैं, उस असुविधाओं से बचने के लिए पहले से ही डायनेमो इंजन तैयार रखते हैं कि जैसे ही लाइट जाएगी तो लाइट जाने पर लाइट से अंधेरा ना हो, उसके लिए डायनेमो का प्रयोग करते हैं। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को, डायनेमो ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण में पहले जिक्र होता है डायनेमो का। डायनेमो को आम भाषा में इंजन भी कहा जाता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। अगला जो उपकरण है वह विद्युत मोटर, ये जस्ट इसके अपोजिट होता है। यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती, तो मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। अब चर्चा करते हैं ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण। तो पहला दे रखा है डायनेमो। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला है विद्युत मोटर। यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तीसरा है मोमबत्ती। यह रासायनिक ऊर्जा
रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। गिटार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलती है। ध्वनि ऊर्जा में बदलती है। विद्युत पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा व प्रकाश ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। ताली बजाना यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना। अब फिजिक्स का अगला जो टॉपिक है वो है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल का नियम किसने दिया था, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, कहाँ पर यह लागू होता है, इस टॉपिक में सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल से। तो ब्रह्मांड में जो भी वस्तु उपस्थित हैं, तो ब्रह्मांड में उपस्थित दो पिंड यानी वस्तु, ब्रह्मांड में उपस्थित दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। लिख देता हूँ, दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सबसे पहले न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया, गुरुत्वाकर्षण के बारे में न्यूटन ने सबसे पहले अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में यह बताया था कि कोई भी दो पिंड रहते हैं, उन पिंडों के मध्य आकर्षण बल लगता है, वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इससे संबंधित न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का नियम दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स का नियम दिया। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। थोड़ा समझाने की आपको मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ पर लिखा है गुरुत्वाकर्षण बल का नियम, किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमान यानी मास, उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी शायद आपको समझ में ना आया हो, सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। न्यूटन ये बोलते हैं कि दो वस्तुएं जो रहती हैं, उन वस्तुओं का द्रव्यमान जितना ज़्यादा रहेगा तो उन वस्तुओं के मध्य आकर्षण बल भी उतना ही ज़्यादा लगता है। जैसे मान लीजिएगा, मैं आपको मैग्नेट या चुंबक का एक उदाहरण बताता हूँ। एक मैग्नेट M1 ये है और एक मैग्नेट M2 ये है। दोनों मैग्नेट समान आकार की हैं, बराबर हैं, M1 और M2। इनके मध्य की दूरी है 10 फीट या
10 मीटर लिख देता हूँ। इन दोनों के मध्य की दूरी 10 मीटर है। वहीं पर दो मैग्नेट और लेते हैं जिनका आकार बड़ा है, इसे लिख दिया कैपिटल M1 और इसे कैपिटल M2 नाम दे दिया, कैपिटल M2। और इन दोनों के मध्य की जो दूरी है वो भी 10 मीटर है। इनके मध्य की दूरी भी कितने मीटर है? 10 मीटर। दोनों में दूरियां समान रखी है, इसमें भी दूरी 10 मीटर, इसमें भी दूरी 10 मीटर। लेकिन ये जो मैग्नेट है M1 और M2 ये दोनों छोटी हैं, इनका द्रव्यमान कम है। तो छोटी मैग्नेट या छोटी चुंबक के मध्य आकर्षण बल कम होता है, सभी को पता है। किसकी अपेक्षा? बड़ी चुंबकों की अपेक्षा। दो बड़ी चुंबक ज़्यादा एक दूसरे को आकर्षित करती हैं बजाय छोटी चुंबकों के। छोटी चुंबक कम आकर्षण क्रिएट करेगी, पैदा करेगी, जबकि बड़ी चुंबकें ज़्यादा आकर्षण बल क्रिएट करती हैं। तो न्यूटन ने कहा कि दो पिंडों द्रव्यमान, यदि द्रव्यमान कम है, उन वस्तुओं के द्रव्यमान कम है, तो उनके मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो कम लगेगा। जबकि वस्तुओं के द्रव्यमान यदि ज़्यादा है तो उनके मध्य आकर्षण बल ज़्यादा लगेगा। यहाँ शब्द दिया गया है अनुक्रमानुपाती, इसको समानुपाती भी बोलते हैं। तो विज्ञान की भाषा में समानुपाती का अर्थ होता है समान अनुपात में। मतलब यदि कोई एक वस्तु बढ़ रही है तो दूसरी वस्तु भी उसके साथ में उसी अनुपात में बढ़ेगी, और यदि एक वस्तु का अनुपात कम हो रहा है तो दूसरी वस्तु भी उसी अनुपात में कम होगी। तो जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ाते जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ता जाएगा, और जैसे ही द्रव्यमान कम करते जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण का मान भी कम होता जाएगा। इसे बोला जाता है समानुपाती। मतलब किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के समानुपाती होता है। मतलब पिंडों के द्रव्यमान बढ़ेंगे तो उनके मध्य का आकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ेगा, और द्रव्यमान का मान कम होता जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण का मान भी कम होता जाएगा। ये इसकी पहली बात है। दूसरा इन्होंने कहा है कि दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको भी मैं थोड़ा एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिएगा इस बार मैंने मैग्नेट M1 ली, ठीक, और एक मैग्नेट मैंने समान आकार की एक और मैग्नेट मैंने M2 ली। इन दोनों के मध्य जो दूरी है वो है 10 मीटर। इन दोनों के मध्य दूरी 10 मीटर है, समान उसी आकार की। अब द्रव्यमान चेंज नहीं करना है, अब सिर्फ दूरी कम ज़्यादा करना है। उसी द्रव्यमान की एक और वस्तु, वही वस्तु मैंने M1, उसी द्रव्यमान की वस्तु M1 और उसी द्रव्यमान की वस्तु M2 दोनों वापस से लेता हूँ, लेकिन अब इनके मध्य की दूरी बढ़ा देता हूँ। अब दूरी बढ़ा दी मैंने 50 मीटर। तो आप बताइए, यदि दो चुंबक जो पास पास रखी है उनके मध्य आकर्षण बल कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा, या दूर रखी मैग्नेट के मध्य आकर्षण बल ज़्यादा लगेगा? स्वाभाविक सी बात है कि जो दो वस्तुएं या दो मैग्नेट पास में रखी है उनके मध्य आकर्षण बल ज़्यादा लगेगा बजाय किसके? जो वस्तुएं दूर रखी है उनके। दूर रखी मैग्नेट जो है जिनके मध्य दूरी 50 मीटर है, दूरी बढ़ रही है तो गुरुत्वाकर्षण का मान क्या हो रहा है? कम हो रहा है, बल इसमें कम लगेगा। जबकि जिनके मध्य दूरी कम है उनमें बल ज़्यादा लगेगा। तो इसका कहना यही है कि गुरुत्वाकर्षण बल उनकी मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है उल्टा अनुपात। उल्टा अनुपात मतलब यदि एक वस्तु को बढ़ाएंगे या एक वस्तु का अनुपात बढ़ेगा तो दूसरी वस्तु का अनुपात स्वतः ही कम हो जाएगा, और यदि एक वस्तु का अनुपात कम होता है तो दूसरी वस्तु का अनुपात बढ़ जाता है। इसे बोला जाता है व्युत्क्रमानुपात, मतलब उल्टा अनुपात। तो जैसे जैसे वस्तु की दूरी बढ़ाते जाएंगे उनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल उसके अपोजिट कम होता जाएगा, और जैसे जैसे दूरी को कम करेंगे वैसे वैसे आकर्षण बल ज़्यादा हो जाएगा। यह जो नियम है यह गुरुत्वाकर्षण का नियम कहलाता है, और इस नियम को न्यूटन ने दिया था। तो एक साथ पढ़ देता हूँ। किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अगला जो इसमें एक शब्द आया है गुरुत्व। तो गुरुत्व क्या होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल में अभी पढ़ा कि किन्हीं दो पिंडों के मध्य एक बल लगता है, उसे बोला जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन दो पिंडों में से यदि एक पिंड पृथ्वी हो तब उन दोनों के मध्य लगने वाले बल को कहा जाता है गुरुत्व। लिख देता हूँ, यदि दो पिंडों के मध्य
यदि दो पिंडों के मध्य एक आकर्षण बल हो तथा उन दो पिंडों में से एक पिंड पृथ्वी हो तब दोनों पिंडों के मध्य लगने वाला बल गुरुत्व कहलाता है। सिंपल सी बात है, न्यूटन ने बताया कि प्रत्येक दो वस्तुओं के मध्य एक आकर्षण बल लगता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, लेकिन दो पिंडों में से यदि एक पिंड पृथ्वी हो तो उनके मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा उसे क्या कहा जाएगा? गुरुत्व कहा जाएगा। अब एक और शब्द दे रखा है गुरुत्व जनित त्वरण। तो यदि दो पिंडों में से एक पिंड पृथ्वी हो और पृथ्वी किसी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने केंद्र की ओर खींचती है, तो जब पृथ्वी अपने केंद्र की ओर किसी वस्तु को खींचती है तो वस्तु में एक वेग उत्पन्न होता है और उस वेग में जो परिवर्तन होता है उसे कहा जाता है त्वरण। तो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचने पर जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे बोला जाता है गुरुत्व जनित त्वरण। पृथ्वी द्वारा अपने केंद्र की ओर किसी वस्तु को खींचने पर वस्तु के वेग में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्व जनित त्वरण कहा जाता है। पृथ्वी द्वारा अपने केंद्र की ओर किसी वस्तु को खींचने पर वस्तु के वेग में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्व जनित त्वरण कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा हो गई, पृथ्वी द्वारा अपने केंद्र की ओर किसी वस्तु को खींचने पर वस्तु के वेग में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे बोला जाता है गुरुत्व जनित त्वरण। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं तथा पृथ्वी के गुरुत्व जनित त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मतलब पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर किस त्वरण से खींचेगी? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के वेग से। जी के मान में कब परिवर्तन होता है? तो पहली जो कंडीशन रहती है वो है यदि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाए तो जी के मान में कमी आती है। ऐसा क्यों? तो जब पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं तो इनके मध्य की दूरी बढ़ जाती है, और हमने पढ़ा कि यदि मध्य की दूरी, दो पिंडों के मध्य की दूरी बढ़ती है तो उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता है, जिस कारण से पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाएंगे तो स्मॉल जी का मान भी कम होगा। दूसरी कंडीशन, ध्रुवों पर जी का मान बढ़ जाता है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है, वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी है। जब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी है, इस कारण से इन दोनों के मध्य की दूरी कम हो जाती है, और जब मध्य की दूरी कम होती है तो जी का मान बढ़ जाता है। तीसरा है विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान कम होने का कारण क्या है? थोड़ा सा आपको मैं चित्र से समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि पृथ्वी
पृथ्वी का आकार देखें तो पृथ्वी का आकार इस प्रकार से होता है। ध्रुवों पर पृथ्वी थोड़ी चपटी है, जिस कारण से यहाँ उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इनके मध्य की दूरी कम होती है। और दूरी कम होगी तो आकर्षण बल ज़्यादा लगेगा, आकर्षण बल ज़्यादा लगेगा तो जी के मान में वृद्धि होगी। इस कारण से ध्रुवों पर जी का मान बढ़ जाता है। वहीं विषुवत रेखा होती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा की यदि बात करें तो यहाँ पर विषुवत रेखा में इन दोनों सरफेस के मध्य की दूरी ज़्यादा होती है। दूरी ज़्यादा रहेगी तो फिर जी का मान क्या होगा, कम होगा। इस प्रकार से पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान कम होता है, विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है, जबकि ध्रुवों पर जी का मान सबसे ज़्यादा होता है। आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।